हाँ, इट वाज इन 72 किडनी डिजीज के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? व्हेन आई वाज फर्स्ट डायग्नोज्ड किडनी स्टोन्स, क्रिएटिनिन मेरी 3.2 पे थी। उस व्यू से आपने डायबिटीज को देखा नहीं कि ये एक तो मैंने फिर वो पूरा कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर दिया, और एक तो जिसम में दर्दें वो खत्म हो गई, हार्ट बर्न होता था बहुत ज्यादा, वो खत्म हो गया। तो पहले किडनी की तरफ चलते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर। आज हम एक और गेस्ट पेशेंट के साथ, जो कि अगेन बहुत ही पढ़े लिखे और आर्टिकुलेट हैं, और मुझे उम्मीद है कि अपनी किडनी डिजीज़ और स्पेशली अपनी डायबिटीज़ रिवर्सल का जो इनका सफ़र है, जो इनकी स्ट्रगल है, वो हमारे साथ बड़े अच्छे आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा चलते हैं प्रोफेसर साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि किडनी डिजीज़ के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या व्यू रहा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ज़बरदस्त। अब ये पॉडकास्ट रिलेटेड यही है कि हम किडनी डिजीज़ को डिस्कस करें, और डेफिनेटली उसमें डायबिटीज़ या पेशेंट के जो और इशू आते हैं वो भी डिस्कस हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने गुर्दे के मर्ज का पता कब चला? हाँ, इट वाज इन 72 व्हेन आई वाज फर्स्ट डायग्नोज्ड किडनी स्टोन्स, और फिर 1983 में आई हैड सर्जरीज दोनों किडनीज की, स्टोन रिमूवल की। उसके बाद खुश थे कि निकल गए, तो मैं पीएचडी करने इंग्लैंड गया 92 में। तो आई फेल इल, हॉस्पिटल चले गए। उन्होंने कहा जी आपके तो वो इन्फेक्शन हुई है और स्टोन फंस गया है। तो वो फिर उन्होंने रिमूव किया। वहां पे उन्होंने बताया कि आपका एक स्टोन लेफ्ट किडनी में, उसकी लिथोट्रिप्सी होती रही, वो टूट गया लेकिन नहीं निकला। आई केम बैक टू पाकिस्तान। एक साल के बाद आई वेंट टू मलेशिया जॉब के लिए। वहां पे मैं हॉस्पिटल गया अपने ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज के लिए। तो वहां पे उन्होंने यूरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा जी आपकी किडनी में तो प्रॉब्लम है। तो वो फिर टेस्ट हुए, तो वो उन्होंने बताया कि आपकी किडनी का अपर जो पार्ट है वो सारा स्वेल हो गया, तो इसका हमें देखना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो थर्ड सर्जरी वहां पे हुई। उस वक्त क्रिएटिनिन का आपको आइडिया है था या नहीं, नथिंग। और एबनॉर्मल भी नहीं था या नहीं, कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। और बाकी डायबिटीज मेरी तकरीबन नॉर्मल रहती थी। जो डॉक्टर ने मुझे टारगेट दिया हुआ था, दे स्टार्टेड आल्सो विद द इंसुलिन, तो वो था बिटवीन 5 and 8, तो वो उससे कभी ज्यादा नहीं हुआ। 97 में आई अगेन केम बैक टू पाकिस्तान। सिलसिला चलता रहा। मेरे एक फिजिशियन थे, उनके साथ कंसल्ट करता रहा। एक दफा मेरी क्रेटिनिन 1.7 पे गई, तो उन्होंने मुझे एक दवाई दी, जिसके बाद वो 1.3 हो गई। एज यूजुअल ये चलता रहा। ये किस साल की बात है? इट इज, मेरा ख्याल है ये कोई 2001 के करीब की बात। लेकिन कोई चेज नहीं किया गया कि वजह क्या बनी, क्यों ऊपर गया? उसके बाद 23 में गर्मियों में आई फेल इल, तो वो टेस्ट हुए बहुत सारे, तो पता लगा जी देयर इज अ प्रॉब्लम। क्रिएटिनिन मेरी 3.2 पे थी, पीएसए मेरा कोई 12 से ऊपर था। तो देन आई वेंट टू पीकेएलआई। वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, तो प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोज हुआ। तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। तो कुछ अरसे बाद माय यूरोलॉजिस्ट आस्क्ड मी कि जी यू आल्सो नीड गुड नेफ्रोलॉजिस्ट, आपकी किडनी के इश्यूज है। तो मेरा उस वक्त था कि मैं कोई देखूं, कोई नजदीक घर के पास हो। आई यूज टू वॉच योर वीलॉग्स ऑन यूट्यूब, तो मैं क्या चले आपका पता करते हैं। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, आप नजदीक थे। तो आपके कहने का मतलब है कि इससे पहले आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं गए फिर? ठीक है। तो वो फिर आपके साथ मुलाकात हुई सारी। उसके बाद हमारी शुरू हो गई, आपने दवाइयां कुछ चेंज की। अब इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं ना, कि बजाय मेरी तारीफें करने के हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि
फिर उसके बाद आपको गुर्दे के मर्ज की क्या समझ आई, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो बताएं मरीजों के लिए, और साथ ही फिर हम डायबिटीज़ में भी जंप इन करेंगे कि वो भी आपका पार्ट इग्नोर्ड था। आप मेरे ख्याल से पिछले 20-25 साल से डायबिटीज़ इंसुलिन को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन कभी उस तरह उस व्यू से आपने डायबिटीज़ को देखा नहीं कि ये एक क्योरेबल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन रिमिशन में जाने वाली बीमारी है जिसको काफ़ी हद तक सप्रेस किया जा सकता है। तो पहले किडनी की तरफ चलते हैं ना। तो उस वक्त फिर जब आपसे पहली डिस्कशन हुई तो सारा फोकस था हम हेल्थी लाइफस्टाइल, और जिसको डिफाइन किया कि रेगुलर एक्सरसाइज, चेंजेस इन द ईटिंग हैबिट्स, स्लीप, और उसमें फिर मैं पहले ही फूड के मसले में बड़ा केयरफुल था। तो आई स्टॉप्ड चपाती, कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर दिए मैंने बिल्कुल। चावल भी छोड़ दिए, आलू भी छोड़ दिए, सैलेड मैंने ज्यादा कर दिया, और शाम के वक्त आपने कहा था कि आप नॉर्मल खुराक खाएं। तो वो 4 माह मैंने देखा तो उससे शुगर कुछ हिलती जुलती रहती थी। तो फिर जब सेकंड कंसल्टेशन हुई वो हमारी ऑनलाइन हुई थी, तो उसमें फिर आपने कहा कि आप रिवर्स करने की तरफ जाए। तो मैंने फिर वो पूरा कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर दिया, और उसकी बजाय वो चम्मच से जो भी चीज मिलती थी चम्मच से खाता था, जिसमें ज्यादातर आपका सैलड को मैंने इंक्रीज कर दिया, दोपहर को भी और शाम को भी। उसमें सब्जियां जिनमें खीरा, टमाटर, ग्रीन लीव्स, उसमें फल जो भी मौसमी, जो शुगर जिनमें ज्यादा नहीं होती वो, और वो एक बड़ा बाउल। उसके बाद प्रोटीन, चाहे वो आपकी बीन्स में थी, दालों में थी, चने में थी, या फिर चिकन एंड बीफ और मीट में, लेकिन उसको भी एक मुनासिब बैलेंस के साथ रखा क्योंकि प्रोटीन का भी मसला था, किडनी का। मैं ऐड करता चलूं कि ये मेरे ख्याल से एक टाइम भी कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, जो कि मैं जिसके खिलाफ हूं कि कम से कम एक दिन में एक दफा जरूर कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। वैसे भी नेचुरल रिक्वायरमेंट के लिए भी, और कुछ कल्चरल प्रेशर और फिटनेस के लिए भी आप कह लें। उसका नुकसान जो होता है कि अगर हम बिल्कुल उसको बंद कर दें, फिर एकदम कभी क्रेविंग होती है और फिर आप सारा जो किया था ना उसको अनडू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि प्रोफेसर साहब का बड़ा डिसिप्लिन है तो मैं इनको इंटरफेयर नहीं करता। वह मैंने ऐड करना था कि ये मेरी एडवाइस के अगेंस्ट जाके बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, जिसका कि उनको फायदा हुआ। अब वेट लॉस का पूछते हैं, सारे में वेट लॉस आपको हुआ? मेरा वेट लॉस जब कैंसर डायग्नोज हुआ था उस वक्त 83 kg था। जब मैं आपके पास आया था 73 kg। अब मैं 60 kg पे हूँ, और अब मैं समझता हूँ कि इसको स्टेबल करने की जरूरत है। और ये हेल्दी वेट लॉस है मेरी हाइट के मुताबिक बड़ा आइडियल है। अच्छी खुराक के साथ, नींद पूरी करके, अच्छी वर्जिश के। नींद का प्रॉब्लम रहता है, वो आपने लेक्सोटनल दी हुई हाफ टेबलेट, उसका मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो फिर मैं सुबह उठा नहीं जाता, और थोड़ा सा उसका असर रहता है, फिर मैं बीच में छोड़ देता हूँ। फिर आपने वो दूसरी एक दी थी मेलाटोनिन, वो कुछ खास असर नहीं करती है। हाँ, चल क्रिएटिनिन पे वापस चलते हैं। क्रिएटिनिन आपकी डायग्नोसिस के टाइम पे ये कितनी थी, जब 2023 की बात हो रही है? जब मैं उस वक्त 3.2 पे थी। जब मैं आपके पास आया था तो ये 1.8 पे आ चुकी थी, लेकिन फिर दोबारा ये 2.3 पे गई, अब नीचे फिर आ रही, अब लास्ट टाइम 1.9 पे थी। बिल्कुल ठीक है, जो कि बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है। और गुर्दे का मर्ज मोस्ट लाइकली इनका डायबिटिक नेफ्रोपैथी था, कुछ इनकी स्टोन की हिस्ट्री भी थी, थोड़ा बहुत डैमेज उससे भी था। लेकिन असल क्वेश्चन और असल जो वेयर द मनी इज के डायग्नोसिस पता चल गया, और हमने इसको बढ़ने से रोकना है, जो हमारा मेन पर्पस होना चाहिए। फिर प्रोटीन यूरिया का भी आपको कुछ था आइडिया? और जब मैंने आपके साथ आपकी जूनियर डॉक्टर के साथ पहली वो हिस्ट्री लेने के लिए मीटिंग हुई थी, तो फर्स्ट टाइम आई नो कि जी ये भी कुछ होता है। तो उस वक्त इट वाज अबाउट 700 मिलीग्राम, और अब पिछली 2 दफा से यूरिन में नहीं आ रहा। काफी बेहतर है मेडिसिन की वजह से। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि जब आप लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं ना, जैसा कि आपने बड़ा आइडियल लेवल पे किया, तो ब्लड प्रेशर, वेट भी लॉस होता है, ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है। कुछ आपको वैसे भी जो जिस्म में थकावटें, कमजोरियां, दर्दें, जकड़,
वो भी बेहतर होता है, उसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसमें देखें, एक तो जिसम में दर्दें वो खत्म हो गई, हार्ट बर्न होता था बहुत ज्यादा, वो खत्म हो गया, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई, उसके बाद घुटनों में जोड़ों में दर्द थी वो खत्म हो गई। अब मुझे सीढ़ियां चढ़ते कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब ज्यादा तवाना और जी, आई फील फ्रेश, मोर एक्टिव। हाँ, थोड़ा सा कभी कभार कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पिछले वीक हुआ था तो आई टोल्ड यू, उसमें मैंने फिर पानी का इंटेक ज्यादा किया तो वो यूरिन जरा और बेहतर तरीके से आना हुआ तो उससे कुछ फर्क पड़ गया। प्रोफेसर साहब ये तो अच्छा हो गया, आपको मुश्किल में से नहीं गुजरना पड़ा, आप सीधे ही मेरे पास आ गए। अब बाकी गुर्दे के मरीजों के लिए आपकी कोई हदायत, आपने क्या लर्न किया एज ए किडनी डिजीज पेशेंट, नॉट एज माय सिस्टम, लेकिन एज ए किडनी डिजीज पेशेंट, आप, मैं ना भी आपका नेफ्रोलॉजिस्ट होता, कोई और भी होता, तो इस सफर के बाद आप मरीजों को क्या एडवाइस करेंगे कि उनको ये करना चाहिए, ये नॉलेज उनको होना चाहिए अपने टेस्टों के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, और ये उनको फॉलो करना चाहिए? यहाँ पे पाकिस्तान में गुर्दे का मर्ज बहुत आम, और इसका आप सिंपल सा अगर यूरिन टेस्ट भी करवाएं तो आपको पता लग जाता है। आपको या स्टोन है, उसकी पेन होती है तो आप फौरन नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, पहले यूरोलॉजिस्ट के पास मत जाएं क्योंकि उन्होंने तो सर्जरी करनी है आपकी। पहले उसका काज पता करें कि किस वजह से हो रहे हैं, उसको पकड़ें, उसके बाद फिर वो आपको गाइड करेंगे आपने क्या करना है। अपनी फूड को बेहतर करें और एक्सरसाइज आपने जरूरी नहीं जिम जाएं, आप वॉक करें, सुबह शाम करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। फॉलो अप के बारे में, फॉलो अप बड़ा रेगुलर चाहिए। नहीं, लेकिन आपने एज ए पेशेंट बताना ना, मैं तो एज ए डॉक्टर कहूंगा कि उसमें देखे, मैं पहले जिन डॉक्टर साहब के साथ करता था वो हर 15 दिन के बाद बुलाते थे, तो वी समटाइम्स बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप टेस्ट भी कराएं और जाएंगे, और फिर वो चेंज कुछ नहीं होता था और ना आपको कुछ नॉलेज बेस आपका बढ़ता था। अब एक प्रॉब्लम होगी, यूट्यूब पे बहुत नॉलेज है और बड़ा गलत नॉलेज है। वो हर आदमी जिसे कुछ नहीं आता वो हेल्थ पे वीडियो बना रहा है, तो इसलिए बेहतर है आप जिस भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, रेगुलर चेकअप करवाएं, रेगुलर टेस्ट करवाएं, और उससे ये होगा कि आपकी बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाएगा इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए। नॉर्मल का ही अच्छा फॉलो अप होता है, और यही फॉलो अप का मतलब है कि नॉर्मल पे ही रखा जाए, उसको मैं कहता हूँ कि पटरी पे रहें आप, स्पेशली क्रोनिक डिजीज में फॉलो अप के दौरान। जब आप बीमार होगे फिर तो आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, फिर आप क्लिनिक थोड़ी जाएंगे। तो एनीवेज, चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना टाइम देने का, इतनी सुनहरी अल्फाज में एडवाइस देने का। कोई और मरीज के लिए एडिशन करना चाहें, कोई स्पेशल वन वर्ड गुर्दे के मरीजों के लिए और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी? डायबिटीज तो हर दूसरे बंदे को, हर फैमिली में, और अनफॉर्चुनेटली लोग उसे सीरियस नहीं लेते। और ये जो रिवर्सल या रिमिशन वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके केस में भी मुकम्मल खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपकी 20, 30, 40 साल पुरानी डायबिटीज थी, लेकिन मेरी इस वक्त सुबह जो होती है नॉर्मली 120 से नीचे होती है, 90, 100 इसमें रहती है। और आप कोई मेडिसिन मुझे याद, एक वो ले रहा हूँ, क्या नाम है उसका, सीटाग्लिप्टन, इंसुलिन 10 यूनिट रात को, बस वो भी एक टेबलेट। मेरे ख्याल से पहले आप कितने पहले 64 यूनिट डेली। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा ह्यूज इम्प्रूवमेंट है, ये भी एक नया एडिशन है मॉडर्न लिटरेचर में कि डायबिटीज को चलें अगर मुकम्मल तौर पे आप खत्म नहीं कर सकते तो रिमिशन में, रिवर्सल में काफी हद तक ला सकते हैं। फिर उसमें ब्लड प्रेशर में मैं अबाउट 20 mg ले रहा हूँ वालस्ट्रॉम, और उसमें भी मुझे कभी वो 70 से नीचे जाए तो मुझे होता है लो हो जाता है, वो होता है। चलिए डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब से इजाज़त लेते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किडनी डिजीज अगेन समरी के तौर पे, कुछ किडनी स्टोन, कुछ डायबिटीज़, कुछ ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल इनका
ट्रेडिशनल पाकिस्तानी था, बड़ा अनहेल्दी नहीं था। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल भी हम नहीं मेंटेन कर सकते। हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उससे ना आपके डायबिटीज़ ख़त्म होती है, ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, बाकी सारी ज़िंदगी बेहतर होती है और गुर्दे का मर्ज़ भी बेहतर हो सकता है। आपने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना है इस एपिसोड के बारे में, कोई क्वेश्चन हो, कंसर्न्स हो, वो भी ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। और नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और गेस्ट को लेके आएंगे किसी और डायरेक्शन से किडनी डिजीज इशू को डिस्कस करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।